तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, अभी एसएससी सीजीएल 2025 का टीयर 1 होने वाला है। अभी प्रोटेस्ट हो गए थे, आप सभी को पता होगा, जिस वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2025 के लिए आपकी क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले पाओ। ठीक है, आजकल एग्ज़ाम्स में इशू क्या है कि स्टूडेंट्स घर पे लाइब्रेरी में मॉक सॉल्व करते हैं टीयर 1 के, तो उनके 150 160 मार्क्स आ जाते हैं मॉक्स में। ठीक है, और वही स्टूडेंट जब एग्ज़ाम हॉल में जाके सॉल्व करते हैं तो उनके 120 130 मार्क्स आ पाते हैं। तो ये जो 20 से 30 मार्क्स का गैप है ना, ये आपका पोटेंशियल लॉस हो जाता है। ठीक है, आप अगर 160 के बंदे थे, आप अच्छे से 160 ला पा रहे थे, लेकिन आपका एग्जाम में 130 आया, तो जो 30 मार्क्स का लॉस है ना, ये आपका लॉस है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने एसएससी कितनी बार दिया, कितनी बार क्वालिफाई किया, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, ताकि आप उससे कुछ सीख के अपनी एक बेटर स्ट्रैटेजी बना पाओ और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मेरा एसएससी देने का कोई प्लान नहीं था। मेरा प्लान हमेशा से यूपीएससी का था, और यूपीएससी देने के चक्कर में मेरे कई सारे फ्रेंड्स बन गए थे। तो उन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि एक एग्ज़ाम होता है एसएससी सीजीएल का, ये दे के देखना चाहिए तुम्हें। तो अपने उस फ्रेंड के कहने पे मैंने एसएससी सीजीएल 2021 का फॉर्म भर दिया था। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था, मेरा कोई टारगेट भी नहीं था, और मैं जाके टीयर 1 का एग्ज़ाम दे के आ गया था। लकीली मेरा टीयर 1 2021 का क्लियर हो गया था। ठीक है, 2021 के टीयर 1 में मेरे अराउंड 135 मार्क्स थे, और मेरे को कट ऑफ का आइडिया नहीं है, लेकिन शायद मेरा कट ऑफ 3 या 4 नंबर से क्लियर हो गया था। तो जब मेरा 2021 का टीयर 1 क्लियर हुआ, और जिस फ्रेंड ने मुझे जो है सपोर्ट किया था सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए, मेरे उस फ्रेंड का नहीं हुआ। तो उस टाइम पे थोड़ा सा फील हुआ कि ये एग्ज़ाम जो है इतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो 2021, जैसे आपको पता होगा कि 2021 हमारा ओल्ड फॉर्मेट पे था। ओल्ड फॉर्मेट में क्या था कि वो टीयर 2 में 200 मार्क्स की इंग्लिश और मैथ्स पूछते थे। ठीक है, और उसके बाद एक टीयर 3 भी होता था, जहाँ पे वो आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लेते थे। तो मैंने 2021 में टीयर 2 दिया, इंग्लिश और मैथ्स दिया, लेकिन टीयर 3 नहीं दिया, क्योंकि उस समय सीजीएल मेरा कोई एम नहीं था, और टीयर 3 का जो सेंटर था, जो डिस्क्रिप्टिव का सेंटर था, वो काफ़ी दूर था मेरे सिटी से। तो मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को टारगेट किया नहीं है, तो इसको जाने देते हैं, बाद में देखेंगे कभी। तो 2021 की मेरी जर्नी ऐसी थी। फिर 2021 में जब मेरा टीयर 1 हो गया था, तो 2022 के फॉर्म आ चुके थे, और मेरे सेम फ्रेंड ने बोला था कि तुम्हारा लास्ट ईयर टीयर 1 निकल गया था, तो तुम्हें इस बार फिर से फॉर्म फिल करना चाहिए। तो मैंने फॉर्म फिल किया था, और 2022 का भी मेरा टीयर 1 क्वालिफाई हो गया था। उस टाइम मेरे रॉ स्कोर 2022 में 140 थे, जो कि नॉर्मलाइज होके 150 के अराउंड हो गए थे। ठीक है, तो मेरा 2022 का भी टीयर 1 हो गया। अब 2022 का टीयर 1 होने के बाद टीयर 2 की बारी आई। तो 2022 में सबसे खास बात ये थी कि 2022 में टीयर 2 का पैटर्न चेंज हो गया था एकदम। एसएससी एकदम न्यू पैटर्न लेके आ गई थी, और न्यू पैटर्न आने की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन चल रही थी। जब भी एसएससी का पैटर्न चेंज होता है, या किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता है, तो जितने भी यूट्यूब पे फेमस टीचर्स हैं, वो सब चाहते हैं कि आपको डरा के अपना कोर्स बेचा जाए। तो उस वजह से 2022 के टाइम पे तो मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस की यूट्यूब पे एकदम बाढ़ आई हुई थी। कोई टीचर कोई भी रैंडम स्ट्रैटेजी बता दे रहा था, लोग क्वेश्चन प्रिडिक्शन के नाम पे कुछ भी बता दे रहे थे, और उस टाइम पे मैथ्स और इंग्लिश, इन दोनों का वेटेज एसएससी ने टीयर 2 में कम कर दिया था, और साथ में जीके और रीजनिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो इस वजह से क्या था कि जो आपके कोर ये दो सब्जेक्ट के टीचर्स थे, उनको काफ़ी अनकंफर्टेबल थे वो इस चीज़ से कि उनका सब्जेक्ट का वेटेज कम हो गया है।
खैर हम यहाँ पे किसी टीचर की बात नहीं करेंगे पर्टिकुलर, बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि एसएससी का एग्ज़ाम मार्केट कैसा है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, जो ये पूरा इकोसिस्टम है एसएससी एग्ज़ाम्स का, यहाँ पे क्या मेंटालिटी चलती है मासेस के बीच में। क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम 4 बार दिया है, 2 बार क्वालिफाई किया है, तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या चीज़ काम करती है, स्टूडेंट्स कैसे काम करते हैं, टीचर्स कैसे काम करते हैं, कहाँ पे मिसगाइडेंस हो रही है। तो फिर कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, 2022 के टीयर 2 में मेरा रॉ स्कोर 292 के अराउंड था, जो कि नॉर्मलाइज होके 303 के अराउंड हो गया था। और 303 पे मेरी रैंक 12,000 समथिंग थी, 12,100 समथिंग थी, जिस पे मुझे उस टाइम पे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट मिला हुआ था, जो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ज्वाइन इसलिए नहीं किया था क्योंकि एसएससी का भी टारगेट नहीं था, और फिर मुझे लगा कि अगर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल निकल सकता है तो आई शुड नॉट सेटल फॉर लेस, आई शुड एम फॉर मोर। क्योंकि आपको पता है कि पीएएसए वाज वन ऑफ द लोअर रैंकिंग जॉब्स, तो उस टाइम पे ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था मेरे पास कि मैं वो जॉब ज्वाइन करता, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी ताकि वो नेक्स्ट साइकिल में ऐड हो जाए। और 2022 के टीयर 2 और 2023 के टीयर 1 में गैप जो है वो, अगर आप कैलेंडर में जाके देखोगे ना, तो गैप वाज वेरी लेस। क्योंकि मैंने रिसेंटली में 2022 का टीयर 2 दिया था, तो मैंने 2023 का टीयर 1 विदाउट एनी प्रिपरेशन दे दिया। और अगर आप देखोगे तो 2023 का टीयर 1 वाज समवेयर इन जुलाई, और उस टाइम पे 2023 में मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया था। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स और उसका अगस्त में मेंस था, तो आई वॉज प्योरली फोकसिंग ऑन यूपीएससी। जुलाई में सीजीएल का टीयर 1 होना था, तो मैं बिना पढ़े, जो मैंने 2022 के टीयर 2 के लिए पढ़ा था, बस उस बेसिस पे मैंने जाके एसएससी का टीयर 1 लिख दिया था, एग्ज़ाम दे दिया था। और यहाँ पे मेरे उस टाइम पे 152 के अराउंड रॉ स्कोर आया था, और ये कन्वर्ट होके शायद 156 या 155 हो गया था नॉर्मलाइज। और मेरा 2023 का वापस से टीयर 1 जो है वो क्वालिफाई हो गया था। तो मेरा टीयर 1 क्वालिफाई हो गया, और फिर मैंने अगस्त में यूपीएससी का लिखा। उसके बाद जब मैंने अगस्त में यूपीएससी का मेंस लिखा, उसके जस्ट बाद आई थिंक सितंबर में, या आई थिंक अगस्त में ही कभी, तो मेरे को याद नहीं है, तो ये आई थिंक मैंने, जितना मुझे याद आ रहा है, ये अगस्त में नहीं था, इसका मेंस उस टाइम पे सितंबर में था। ठीक है, शायद 15 सितंबर से लेके आई थिंक 20-22 सितंबर तक था। तो और जो सीजीएल का मेंस था, सीजीएल का टीयर 2 यानी कि, तो सीजीएल का टीयर 2 और यूपीएससी मेंस के बीच में बस 7 दिन का गैप था, 7 या 8 दिन का गैप था। तो मैंने 2023 का टीयर 2 सिर्फ उन 7 या 8 दिन के गैप में ही पढ़ के दिया है, क्योंकि उससे पहले मैं पूरा फोकस अपना यूपीएससी सीएससी मेंस पे लगा रहा था। और इन 7-8 दिन पढ़ के मेरी ना सिर्फ रैंक इंप्रूव हो गई, बल्कि मेरे को वन ऑफ द हाईएस्ट और मोस्ट रेप्यूटेड जॉब्स ऑफ एसएससी वो अलॉट हुआ था। तो मेरी रैंक थी अराउंड 2800, मेरे रॉ स्कोर था 307, जो कि नॉर्मलाइज होके हो गया था 311, और इस पे मुझे मिल गया था जीएसटी इंस्पेक्टर। ठीक है, 2023 में। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, मैंने 2022 में 15 दिन पढ़ाई करी थी, और 2023 में 7 से 8 दिन पढ़ाई करी थी, एंड आई वॉज एबल टू सिक्योर रैंक्स बोथ द टाइम। ठीक है, एक ऐसे एग्जाम में जहां पे लोगों को 5 साल लग जा रहा है सिर्फ एसएससी सीजीएल क्रैक करने में, मैंने विद इन 3 ईयर्स 2 बार इस एग्जाम को क्रैक कर लिया था, वो भी 1/10
ऑफ द हार्ड वर्क में, ठीक है। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। मैं करंटली अभी एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर सर्विंग हूँ। मैंने 2024 का भी सीजीएल दिया था, मेरा टीयर 1 हो गया था। टीयर 1 में मेरे 156 रॉ स्कोर थे और 159 या 160 मेरे नॉर्मलाइज स्कोर थे। लेकिन इसके टीयर 1 के बाद टीयर 2 के टाइम पे मेरी ट्रेनिंग वगैरह हो रही थी, तो टीयर 2 में मेरा 314 के अराउंड स्कोर बना था, जिसमें कि कुछ अलॉट नहीं हो पाया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बड़ा अब्रप्ट हुआ था। तो इसलिए 2024 में मेरे को कुछ अलॉट नहीं हुआ था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने लगातार 4 साल इस एग्ज़ाम का टीयर 1 क्वालिफाई किया है और 2 बार इस पूरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो इसलिए आई थिंक आई हैव द राइट स्ट्रैटेजी, आई हैव द राइट एक्सपीरियंस टू गाइड यू ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बार ना काफ़ी ऐसे शोर चल रहा है एसएससी इंडस्ट्री में कि एक नया वेंडर आ गया है। आप सभी को पता होगा कि अभी वेंडर चेंज हुआ है, तो एक नया वेंडर आ गया है। पहले टीसीएस एग्ज़ाम कराता था, अब एक एडिक्यूटी करके वेंडर आ गया है। इस वेंडर के आने से मार्केट में वापस से क्योस है, ठीक है, क्योस है वापस से। जो क्योस आपका 2022 के टाइम पे था जब न्यू पैटर्न आया था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ही क्योस है इस बार, क्योंकि क्योस है मार्केट में। तो आप ऐसा समझो कि ज़्यादातर लोग तो जो मसाला रहता है ना उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, टीचर्स के आपस में क्या लफड़े चल रहे हैं। तो इस चक्कर में ना पढ़ाई उतनी अच्छी लोगों की हो नहीं पाती है। तो ये आपके लिए एक एज है, आप यहीं पे अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हो। एसएससी में देखिए रिपीटर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। उनका मेन रीज़न ये है कि एसएससी लेवल जॉब्स में ट्रांसफ़र्स नहीं होते हैं। तो अगर आप कहीं एक ऐसी स्टेट में आपको जॉब मिली है जहाँ पे आप ज़्यादा नहीं रहना चाहते या नहीं रह पाएंगे, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा अपनी स्टेट चेंज करने के लिए। तो इन सब वजहों से एसएससी में रिपीटर्स की संख्या बहुत हाई रहती है। लेकिन इस बार क्योंकि वेंडर ही चेंज हो गया है, वेंडर चेंज होने से क्या है कि क्वेश्चन पैटर्न और जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल है वो वापस से रीसेट हो गया है। पीवाईक्यूज़ रिपीट नहीं हो रहे हैं तो बहुत कम रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका लगभग बदल दिया गया है। तो इससे जो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स थे, जो वेटरन्स थे और जो हमारे फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है नहीं। तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कियोस में अपने लिए अपनी सक्सेस का रास्ता आप यहाँ पे बना पाएँ। तो देखिए, एक कॉमन मिस्टेक जो सारे मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स करते हैं लाइब्रेरी में, कि वो ना बहुत ज़्यादा कंटेंट अब्जॉर्ब करते हैं। दिन भर यूट्यूब पे 10 स्ट्रैटेजी वीडियो अलग अलग चैनल पे देख लेंगे जाके, मैथ्स में सेम टॉपिक के 10 वीडियो देख लेंगे अलग अलग चैनल अलग अलग कोचिंग से। तो उस वजह से क्या होता है कि उनका माइंड हमेशा डाइवर्टेड रहता है, वो ज़्यादा कवरेज के चक्कर में कुछ कवर नहीं कर पाते हैं। और जो मैंने बैक टू बैक ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो मुझे यही समझ में आया है कि आपको यहाँ पे लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन उस लिमिटेड चीज़ को ही बार बार पढ़ना है। आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आप स्टिक करिए एक वीडियो पे, एक टीचर पे या एक कोचिंग पे, और उसी के वीडियोस बार बार रिपीट पे देखिए। इतना रिपीट पे देखिए कि आपको एकदम याद हो जाए कि इस वीडियो के इतने मिनट पे ये बोला गया है, ठीक है। देखिए, अब एक ओवरऑल एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। एसएससी में जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तब से टीयर 2 में मैथ्स और इंग्लिश का वेटेज कम हो गया है पहले की तुलना में, और रीजनिंग और जीके ऐड हो गया है। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो यूट्यूब पे, ऑफलाइन बुक स्टोर्स में जाओगे, आपको ज़्यादातर बुक्स मैथ्स की मिलेंगी। आपको ज़्यादातर यूट्यूब पे टीचर्स मैथ्स के दिखेंगे। वो एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है जिस वजह से लोगों को लगता है कि एसएससी सीजीएल में अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो सकता। उन्होंने एसएससी सीजीएल इज इक्वल टू मैथ्स मान लिया है, जबकि देखिए ऐसा नहीं है। मैथ्स
इज़ इम्पॉर्टेंट, मैथ्स का एक रोल है, लेकिन मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ये बहुत, अब इसकी चांसेस कम हो गए हैं। मेरी भी मैथ्स बहुत एवरेज है। मेरे, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे मैथ्स में टीयर 1 में कभी 35 के ऊपर मार्क्स नहीं आए हैं। फिर भी मेरा टीयर 1 में स्कोर 150 के अराउंड रहा है पिछले दो तीन अटेम्प्ट से। उसका सिंपल रीज़न ये है कि मैंने रीजनिंग और इंग्लिश, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और रीजनिंग और इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएंगे। मेरे रीजनिंग में हमेशा 45 रहते हैं और इंग्लिश में भी 45 से 47.8, 47.5, ठीक है, तो इसके बीच में रहता है। और मैं इसलिए ये दो सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ कि देखिए मैथ्स ना बहुत लोगों की वीक होती है, और वो इस फोमो में रहते हैं कि उनकी मैथ्स वीक है तो उनका सीजीएल नहीं क्लियर होगा, जबकि रीजनिंग और इंग्लिश में आप रिलेटिवली कम एफर्ट करके ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो इसीलिए जो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वहाँ पे आपका फोकस मैथ्स और जीके इस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका फोकस होना चाहिए रीजनिंग और इंग्लिश में। यहाँ पे आपके 40 मार्क्स टीयर 1 के मॉक में आने चाहिए। अगर इन दो सब्जेक्ट में आपके टीयर 1 में किसी भी टेस्ट में 40 मार्क्स से कम आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे फिर चिंता करने की बात है। आपके ये दो सब्जेक्ट में 40 आएंगे तो यानी आपके 80 मार्क्स टीयर 1 में इन्हीं दो सब्जेक्ट से आने हैं, ठीक है। ये आपको इंश्योर करना है कि आपका बेसिस ये दो सब्जेक्ट्स रहे। मान लीजिए आपकी मैथ स्ट्रांग है तो वो आपके लिए एडेड बोनस है, लेकिन अगर आपकी मैथ स्ट्रांग नहीं है तो आप फोकस करिए इंग्लिश और रीजनिंग में। नेक्स्ट देख लीजिए कि किसी भी कंडीशन में, जैसे अभी एडिक्विटी आ गया है तो मार्केट में बड़ा पैनिक है, लेकिन एडिक्विटी आने के बाद भी, क्वेश्चन पेपर टफ होने के बाद भी, जितना ज़्यादा कंपटीशन एसएससी में है उतना इस समय आई डोंट थिंक कि इंडिया में किसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में होगा। और कंपटीशन ज़्यादा है तो मान के चलिए कि 140 से नीचे यूआर का कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड जाना बहुत मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस 2022 की तरह सीट्स हों, ठीक है। 2022 में बहुत ज़्यादा सीट्स थी, इसलिए कट ऑफ बहुत लो चला गया था, लेकिन अब वैसी सीट्स इस साल तो नहीं है। तो आप 140 का टारगेट स्कोर लेके चलेंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और फिर बाकी कैटेगरीज का आप 140 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कम ज़्यादा रहेगा, मोस्टली कम ही रहता है। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको मॉक में और एक्चुअल एग्ज़ाम में 85 से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। 85 का मतलब है कि आप 170 मार्क्स का हर हाल में अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो 70, 75, 80 अटेम्प्ट करते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका 150 का कट ऑफ क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको हाई अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, कोई कितना भी मास्टर क्यों ना हो। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है, सबके पास एरर करने का इनफ मार्जिन होता है। तो आपको 85 प्लस अटेम्प्ट करना है, और पॉसिबल हो तो मैं हमेशा फुल अटेम्प्ट करता हूँ, आपको 100 अटेम्प्ट करना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, बट दिस शुड बी योर बेसिक माइंडसेट। अब चलिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैथ्स पे बात करते हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब करता है। एसएससी में देखिए दो टाइप के लोग हैं, एक जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है और एक जिनकी मैथ्स बहुत ख़राब है। इशू क्या है कि जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है वो भी पूरा टाइम मैथ्स ही करते रहते हैं, क्योंकि उनको ऑब्सेशन है मैथ्स से। और जिनकी मैथ्स बहुत ख़राब है वो भी पूरा टाइम मैथ्स ही करते रहते हैं, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि भाई मैथ्स में कहीं कुछ टफ ना पूछ ले। इस वजह से मैथ्स को ना डिसप्रपोर्शनेट टाइम दे देते हैं लोग, और मैथ्स को अगर डिसप्रपोर्शनेट टाइम देते हैं तो उनके बाकी 3 सब्जेक्ट्स वो हैम्पर हो जाते हैं। और अगर आप टीयर 1 का पैटर्न देखोगे ना, तो चारों सब्जेक्ट आपके 25 क्वेश्चंस चारों सब्जेक्ट में आते हैं, सबका इक्वल वेटेज है। एसएससी अपनी तरफ से चारों सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन बिकॉज आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, ऑफलाइन बुक स्टोर्स में, हर जगह मैथ्स की बुक्स, मैथ्स के टीचर्स, मैथ्स के वीडियोस दिखते हैं,
तो एक दिमाग में ना एक फियर आ जाता है कि मैथ्स करना है यार, मैथ्स करना है, हर समय मैथ्स करना है, तो वो डिसप्रपोर्शनेट टाइम नहीं देना है। मैथ्स में देखिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि आपको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ से हर एग्ज़ाम के हर टीयर में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ट्रिग्नोमेट्री है। ये टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इन टॉपिक्स को करने के बाद देखिए कुछ रैंडम टॉपिक्स रह जाते हैं, जो अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हो सकता हो एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आए, या हो सकता हो एक शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन ना आए, और आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो। तो हमको यहाँ पे अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब देखिए बात आती है यूट्यूब की। आजकल ना सारी पढ़ाई सब कुछ यूट्यूब से हो रहा है। यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि किस टीचर से पढ़ें। देखिए मैंने पर्सनली जो है वो E1 कोचिंग सेंटर करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मैंने ये फॉलो किया था। ये फॉलो करने का मेरा रीज़न ये था कि यहाँ पे जो टीचर हैं भूतेश, ठीक है, ये बहुत आराम से पढ़ाते हैं, बहुत आराम से हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। और मेरे को इशू ये रहता है कि अगर मेरे को कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा तो मैं कितना भी पढ़ लूँ वो क्वेश्चन मुझसे खुद से होता नहीं है। तो मेरे को एक्सप्लेनेशन अच्छा रहे, तो इसलिए मैंने E1 कोचिंग सेंटर को रिफ़र किया था। इसके अलावा एक सेकंड चैनल मैंने प्रेफर किया था, उसका नाम था आई थिंक इंस्पेक्टर मोहित गोयल, ठीक है। तो इनका भी जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे इन्होंने एक सीरीज़ चलाई थी उस टाइम पे, जहाँ पे ये रियल टाइम मॉक्स या एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करोगे, वो इन्होंने एक प्लेलिस्ट में वीडियोस बना के एक्सप्लेन किया था। तो वो चीज़ इनकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, जहाँ पे ये रियल टाइम एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बता रहे थे। तो ये दो चीज़ें बस मैंने मैथ्स के लिए फॉलो करी थी। आप कोई भी चैनल मैथ्स के लिए फॉलो कर सकते हो। देखिए बहुत सारे चैनल हैं, मैंने ये दो चैनल फॉलो किए थे। आप इनके अलावा जो टीचर आपको समझ में आता है, जिसका पढ़ाया आपको समझ में आता है, ठीक है, बहुत सारे टीचर आपने देखा होगा कि पढ़ाते कम है, बातें ज़्यादा करते हैं, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। जिस टीचर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है आप उसी टीचर पे स्टिक करिए। जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं अभी हाईलाइट करवा दूंगा, वो टॉपिक आप उन्हीं टीचर से प्लीज़ फिनिश करिए एंड टू एंड। कुछ भी ना, एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है सीजीएल में नोट्स बनाने का, कि नोट्स बनाना है, हर चीज़ का नोट्स बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हर चीज़ का ना खुद से नोट्स नहीं बनाना होता है। कुछ चीज़ें मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको उनको यूज़ करना है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो फॉर्मूले के ना पीडीएफ देते हैं, बुक्स देते हैं। मार्केट में काफ़ी बुक्स हैं जहाँ पे फॉर्मूले डायरेक्ट लिखे हुए हैं, रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। आप क्या करो कि उन पीडीएफ या उन बुक्स को खरीद लो, उनको अपना बेस मटेरियल बनाओ, ठीक है। और वहाँ पे आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके साइड में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो चीज़ साइड में आप लिखते चले जाओ, ठीक है। या स्टिकी नोट्स लगा लो, स्टिकी नोट्स में लिख लो। लेकिन वो जो फॉर्मूला की जो बुक है या जो पीडीएफ जिसको आप प्रिंट कराओगे वही आपका बेस सोर्स रहेगा। आपको अपने हर चीज़ के लिए अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है कि टीचर्स ये क्लेम कर पाएँ कि हमारे पढ़ाए हुए से सारा क्वेश्चन आया था, वो कंटेंट बहुत ज़्यादा देने लगे हैं, एकदम फ्लड कर देते हैं कंटेंट। उस फ्लडिंग की वजह से लोगों के पास मैंने देखा है कि 4 से 5 रजिस्टर होते हैं सिर्फ मैथ्स के, और 4 से 5 रजिस्टर वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमको इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। ये ट्रैप है फ्रेंड्स, ठीक है, ये ट्रैप है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करना है, एक नौकरी लेनी है, और फिर आगे दूसरे एग्ज़ाम्स जो भी देने हैं या लाइफ में जो भी करना है उस पर फोकस करना है। तो इसीलिए आपको इस ट्रैप से बचना है, और आपको जो भी फॉर्मूला पीडीएफ्स हैं उनको अपना बेस मटेरियल मान के वहाँ पे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। मैथ्स में देखिए मैं फिर से बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है परसेंटेज का, आप 10 सवाल लगा लो, 25 सवाल लगा लो, 50 सवाल लगा लो, बस इन सवालों में क्लियर हो जाएगा आपका वो कॉन्सेप्ट।
ऐसा नहीं है कि अगर आपको परसेंटेज समझ आ गया है तो फिर आप परसेंटेज के 500 क्वेश्चन लगाओगे तभी आपका परसेंटेज परफेक्ट होगा। देखिए परफेक्शन जो है ना, परफेक्शन इज अ मिथ। तो आपको परफेक्शन से दूर रहना है, हमें परफेक्शन नहीं चाहिए भाई। हमें चाहिए कि परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है, हमें पता है कैसे लगाना है, हमने लगा लिया, खत्म। वो चीज़ आप 50 क्वेश्चन लगा के भी समझ जाओगे, ठीक है, उसमें आपको 500 क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप अपना देखना कि आप कितना एफर्ट एक्स्ट्रा डाल रहे हो मैथ्स में, वो नीडेड है भी कि नहीं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ज्योमेट्री है, ठीक है, ज्योमेट्री के ना टीयर 1 में मैक्सिमम 1 या 2 सवाल आते हैं पर शिफ्ट। लेकिन आप किसी टीचर से पढ़ने जाओगे ना, वो आपको इसमें कम से कम 45 से 50 वीडियोस करा देगा ज्योमेट्री में, ठीक है। आना 1 या 2 ही सवाल है, और ये 1-2 सवाल अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला वाली पीडीएफ पढ़ोगे तो हो सकता हो आपका वहाँ से ही सॉल्व हो जाए, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिस नहीं करनी है। इतनी प्रैक्टिस करिए कि बस आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे करा जाता है, क्या करना होता है। अब देखिए सिलेबस है मैथ्स का, यहाँ पे मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए पहला तो परसेंटेज है, मैंने बताया भी था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। उसके बाद एवरेजेस है, इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है अलजेब्रा, ठीक, अलजेब्रा में आपका जितनी भी आइडेंटिटीज़ वगैरह हैं ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैं इतना ज़्यादा टीयर 1 में स्पेशली फोकस नहीं करता हूँ ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री में देखिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ट्राइंगल कर लीजिए, आप सर्कल कर लीजिए, ठीक है। फिर मेंसुरेशन आ जाता है। मेंसुरेशन में देखिए सिर्फ आप रिजल्ट पढ़ लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए कि वॉल्यूम का, एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको पीएचडी करने का ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए हाइट एंड डिस्टेंसेस ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि इसमें कभी कभी शिफ्ट में ना 2-3 सवाल आ जाते हैं, तो ये आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए लास्ट में डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं लेकिन उनमें कैलकुलेशन बहुत होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में तो मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको स्पीड में कैलकुलेशन कैसे करना है वहाँ पे सारा खेल होता है। तो इसलिए इसको भी आप बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, यहाँ पे ये कैलकुलेशन हैवी पोर्शन होता है। और ये एग्जाम में इसीलिए पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो और वो पैनिक करके कुछ गलती करें। इसके अलावा देखिए बाकी टॉपिक्स भी हैं, बट बाकी टॉपिक्स आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका काम आसानी से मैथ्स में चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं जो कि है हमारा जीके। देखिए एसएससी में ना जीके को लेके काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस फैली हुई है। कुछ टाइम पहले तक जब मैं 2022 में दे रहा था तब तक जीके का कोई एसएससी में एक सोर्स नहीं था। फिर सरप्राइजिंगली 2022 के बाद से एक चैनल अपीयर हुआ जीके के लिए। फिर उस चैनल ने बहुत ज़्यादा मतलब मैसिव स्केल पे ग्रो किया, सब कोई उसी चैनल से पढ़ रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ कि 2023 में तो उस चैनल का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे स्पेशली टीयर 2 में जितने लोगों ने उस चैनल को रेफ़र किया था या उस चैनल की पीडीएफ्स पढ़ी थी, उनको कोई बहुत खास बेनिफिट हुआ नहीं, ठीक है। और मैंने इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो मैंने पर्सनली एक चीज़ नोट की है कि जब कोई एक पर्टिकुलर टीचर या कोई एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल या कोई एक पर्टिकुलर बुक सोर्स बहुत फेमस हो जाता है ना, तो उससे क्वेश्चन आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना है कि एसएससी का जीके इज़ नॉट यूपीएससी का जीके। एसएससी का जीके एक डिफरेंट चीज़ है और यूपीएससी का जीके एक अलग चीज़ है। तो आपको एसएससी के जीके के लिए यूपीएससी लेवल का पढ़ने का नीड नहीं है। आपको क्वेश्चन समझना है कि वो क्या पूछ रहे हैं और फिर आपको टैकल करना है। तो देखिए जीके के लिए ना सबसे बेस्ट बुक स्टैटिक के लिए है लूसेंट। काफ़ी सारे लोग लूसेंट नहीं पढ़ते हैं और लूसेंट के अलावा जितनी बुक्स हैं मार्केट में वो सब पढ़ लेते हैं। जबकि मैंने अपने सारे अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था, तो मैं सिर्फ लूसेंट पढ़ के जाता था। लूसेंट मैंने रिवाइज कर ली,
मेरा स्टैटिक पूरा हो गया, मैं इसके भरोसे जाता था। और मेरा हर बार टीयर 1 में 2021 से लेके 2024 तक जीके में 35 मार्क्स आए हैं, 35, 32.5, 35, 35, ठीक है। और टीयर 2 में जो मेरे 2 बार सिलेक्शन हुए हैं 2022 और 2023, वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि मेरा जीके में स्कोर अच्छा था, ठीक है। तो इसलिए आपको लूसेंट पे ही रिलाई करना है। आप लूसेंट अच्छे से पढ़ लो, आप बाकी चीज़ें छोड़ दो, मोर देन सफिशिएंट है एसएससी के लिए। इशू क्या आता है लूसेंट में कि लूसेंट में लोग प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। लूसेंट में कंटेंट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लेनेशन कम है, तो समझ में नहीं आता है लोगों के। तो देखिए उसके लिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए लूसेंट की मार्किंग्स ले आऊँ। मार्किंग यानी कि कौन से चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसके थ्रू आप अगर पढ़ोगे तो आपकी लूसेंट अच्छे से कवर हो जाएगी। लूसेंट में देखिए फोकस क्या करना होता है, पॉलिटी और साइंस, ये 2 चीज़ आपको फोकस करनी होती हैं, क्योंकि यहाँ दोनों में ना आपको रटना है, ठीक है। इसमें समझना जितना है वो बुक में लिखा है, आप लूसेंट में पढ़ लोगे आप समझ जाओगे, लेकिन बाकी चीज़ें ना आपको रटनी है, उसमें कुछ समझने को है नहीं। कौन सा विटामिन बी को क्या बोलते हैं, B6 को क्या बोलते हैं, B12 को क्या बोलते हैं, कौन सी चीज़ से कौन सी बीमारी होती है, तो ये सब बहुत समझने की चीज़ें नहीं है, आपको रटना है। और पॉलिटी में भी आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो आर्टिकल्स में ना कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है। आर्टिकल्स में आपको रटना ही पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से लेके कहाँ तक है, हर एक आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। अब आप अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ईजी है, बट अगर आप नहीं हो तो आपको ये चीज़ रट लेनी है। आर्टिकल्स, डीपीएसपीज, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, जितना लूसेंट में कंटेंट दिया है अगर वो आप अच्छे से कर लोगे तो आपका एसएससी में काम बन जाएगा। इकोनॉमी की जब बात करते हैं ना, तो इकोनॉमी में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट आते हैं, और इकोनॉमी में जो स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं वो 5 ईयर प्लान से आते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी में सब करंट आता है, तो करंट के लिए हम अभी बात कर लेंगे थोड़ी देर में। हिस्ट्री में ना लूसेंट में जितनी टेबल्स दी हुई हैं वो टेबल्स आपको पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स होता है, ठीक है। फिर डायनेस्टीज पूछ लेता है, उसकी 2-3 एसएससी में ना फेवरेट डायनेस्टीज हैं। एक गुप्ता फेवरेट है, ठीक है, गुप्तास पूछ लेगा। फिर विजयनगर पूछ लेता है, ठीक है, विजयनगर पूछ लेता है। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें वो आपको पढ़ के पता चल जाएगा, पीवाईक्यू देख के पता चल जाएगा। तो आप अगर लूसेंट अच्छे से कर लोगे तो आपको किसी दूसरे सोर्स पर जाने की नीड ही नहीं है। लूसेंट के अलावा देखिए कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको करना पड़ेगा। एक तो आपको सेंसस करना रहेगा, ठीक है। सेंसस 2011 वाला जो था, ये आप यूट्यूब पे डालोगे, किसी भी चैनल से कर लो, अपने एक बार नोट्स बना लो और आपका सेंसस डन है। इसी के साथ साथ एक इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, ठीक है, तो ये आपको कर लेनी है। फिर अगेन किसी भी यूट्यूब चैनल से कर लो, यहाँ पे कोई फेवरेट कुछ नहीं है, जहाँ से आपको समझ में आए। ये 2 चीज़ें आपको एडिशनली करनी ही करनी है, और इनके आपको नोट्स बना के रख लेने हैं, क्योंकि ये आपके मल्टीपल एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब करंट के लिए देखिए, करंट के लिए ना एक स्पीडी करके मैगजीन आती है, स्पीडी पब्लिकेशन की आती है, जिसमें वो लोग 13 मंथ्स का करंट अफेयर कवर करते हैं। तो जैसे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, सितंबर 2025 में, तो आप जुलाई की स्पीडी खरीद लो और वहाँ से आपको करंट करना है। स्पीडी में भी आपको क्या करना है, देखिए प्रायोरिटी आपकी रहेगी स्पोर्ट्स का सेक्शन, ठीक है। स्पोर्ट्स के सेक्शन से हर साल क्वेश्चन आते हैं, आपको स्पोर्ट्स प्रायोरिटी पे रखना है। स्पोर्ट्स के बाद सेकंड नंबर पे आपको रखना है नेशनल न्यूज़, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको रखना है साइंस, साइंस रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं कि भाई बिगेस्ट प्लांट, बायोडीजल प्लांट कहाँ लगा, बायोगैस प्लांट कहाँ लगा, इतने जितने भी टाइप की चीज़ें ना, ये सब साइंस में आ जाएंगी। फिर चौथा है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, कि ये आपका नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, इन्वायरमेंट में अभी ये लॉ पास हुआ है। तो जितनी भी ये 4 आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए करंट अफेयर्स में। वंस यू आर डन विद दिस, तो फिर अब आपके पास मैगजीन में जो बच रहा है, आप चाहे तो इंटरनेशनल पढ़ लो, ठीक है, आप चाहे तो कोई और अगर बजट वगैरह है तो बजट वगैरह देख सकते हो।
नहीं तो पहले आपका, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए जो अभी मैंने आपको बताई है। पढ़ने के अलावा देखिए यूट्यूब पे ना लोगों को पता ही नहीं है कि जीके कैसे पढ़नी है या किन चैनल से पढ़नी है। तो जब भी आप वीडियो फॉर्मेट में जीके पढ़ते हैं तो हमेशा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ा करिए। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जीके पढ़ी जाती है। लंबे लंबे लेक्चर्स देखना अवॉइड करिए। क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो देखिए, एक जीके टुडे करके यूट्यूब चैनल है, एक अफेयर्स क्लाउड करके है, एक इंडोलोगस है। ये 3 यूट्यूब चैनल हैं। आप तीनों पे जाके देख लो, जहाँ पे भी आपको लगे कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन आंसर, वहाँ से आप मंथली करंट अफेयर्स कर लीजिए। ठीक है, तो आपका 2 बार करंट अफेयर हो जाएगा। एक आपका स्पीडी की बुक से हो जाएगा और दूसरा आपका यूट्यूब में चैनल्स के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जीके में नंबर ना आए। उसका रीज़न ये है कि आपने जीके में पैटर्न को एनालिसिस नहीं किया है। जीके में देखिए कुछ पैटर्न होते हैं जो एसएससी बार बार रिपीट करता है, लोग नोट नहीं कर पाते हैं। एसएससी क्या करता है कि कहीं पे मान लीजिए इंडिया है, उसने किसी चीज़ का वेन्यू पूछा। ठीक है, वेन्यू में 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इंडिया भी है। तो अगर इंडिया किसी ऑप्शन में रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही आंसर होता है। ठीक है, फिर सिमिलरली अगर वो कहीं पे ईयर पूछ रहा है, मान लीजिए उसने 4 ईयर दे दिए और उसने पूछा कि भाई XYZ इवेंट हुआ था, ये कब हुआ था, आप ईयर बता दो। तो ऐसे में अगर आप देखोगे ना तो हमेशा जो मिनिमा और जो मैक्सिमा है, ये दोनों ईयर आप हटा दो और जो बीच के ईयर बच रहे हैं इनमें ही मैक्सिमम आंसर होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको देखने पड़ेंगे खुद से पीवाईक्यू के थ्रू। अभी जैसे एडीक्यूटी का पैटर्न चेंज हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि एडीक्यूटी स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहा है। तो अगर एडीक्यूटी स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहा है तो वहाँ पे भी आपका एलिमिनेशन लगेगा। ठीक है, एलिमिनेशन कैसे लगेगा वो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट कभी भी जीके में विदाउट किसी पैटर्न के क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो ऑब्जर्व करना देखिए आपका काम है। मैं यहाँ पे आपको गाइड कर सकता हूँ, मेंटोर कर सकता हूँ, बट एट द एंड आपको खुद से ही करना है। देखिए, ये जीके का सिलेबस है और आप अगर जीके का सिलेबस देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इंग्लिश। तो देखिए, इंग्लिश में क्या है ना कि मेजरली आपको 4 टॉपिक पे फोकस करना होता है: एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फ्रेजल वर्ब्स और जंबल्ड सेंटेंसेस। इंग्लिश में क्या है कि ज़्यादातर लोग वोकैबलरी और ग्रामर, ये 2 चीज़ों में उलझे रहते हैं। आपको क्या करना है कि आपको जो मैंने 4 टॉपिक बताए हैं, आपको ये 4 टॉपिक पहले करने हैं और इन टॉपिक्स को करते टाइम जो भी वोकैबलरी या जो भी ग्रामर के रूल्स आपको पता चल रहे हैं वो आप नोट करते जाओ या वो आप ध्यान में रखते चले जाओ। इस तरीके से आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े थे तो आपके लिए इंग्लिश में स्कोर करना आसान है। बट अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़े हो ना, तो आप बस ये 4 चीज़ों पे फोकस करो। इनके वीडियोस देखो, जो भी टीचर एक्सप्लेन कर रहा है उनके एक्सप्लेनेशन देखो और वहाँ से उनके एक्सप्लेनेशन से जो भी आपको ग्रामर, ठीक है, जो भी आपको वोकैबलरी की चीज़ें मिले वहाँ से नोट करो। इनको अलग से पढ़ने जाओगे ना तो आपको सीजीएल का सिलेबस पूरा करने में ही 10 महीने लग जाएंगे मिनिमम। ठीक है, काफ़ी लोग टेंशन में रहते हैं कि भाई सिनोनिम एंटोनिम कैसे करने होते हैं। तो देखिए, सिनोनिम एंटोनिम ना मैंने आज तक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। मैंने 2022 के एग्ज़ाम के लिए 2020 और 2021 में जितने एग्ज़ाम एसएससी ने लिए थे ना, उसके नोट्स बनाए थे सिर्फ सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड के। और यही 2022 के बनाए हुए नोट्स मैंने 2023 में पढ़े, 2024 में भी पढ़े और ये नोट्स मेरे सफिशिएंट हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा
कि सिनोनिम और एंटोनिम कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो नोट्स मैं पोस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो देखिए यहाँ पे ना पैटर्न होता है सिनोनिम एंटोनिम का। आप देखना PYQs में कि अगर सिनोनिम पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप ना इस सिनोनिम का टोन पहचानो। टोन कि ये जो वर्ड इन्होंने पूछा है, ये वर्ड आपका पॉजिटिव वर्ड है या ये आपका नेगेटिव वर्ड है, इन्होंने कौन सा वर्ड पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको टोन पता चल जाएगी, मान लीजिए इन्होंने सिनोनिम पूछा, ये वर्ड आपका पॉजिटिव है, ठीक, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो अब आप सीधे जाके ऑप्शन में देखो कि क्या ये पॉजिटिव वर्ड है, क्या ये पॉजिटिव वर्ड है, क्या सी हमारा पॉजिटिव वर्ड है या डी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। आप अगर ये टोन मैच कराना सीख गए तो आपको सिनोनिम एंटोनिम आसानी से आपके सही होने लगेंगे। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पैटर्न नोट करना पड़ेगा अगेन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने यूट्यूब चैनल में यहाँ पे एक चैनल की हेल्प ली थी जो कि है इंग्लिश विद रानी मैम। ठीक है, ये क्या मैडम क्या करती हैं कि मैडम ना PYQ सॉल्व करा देती हैं। तो आप क्या करो कि जो मैंने 4 टॉपिक बताए हैं, इन चारों टॉपिक के आप PYQ सॉल्व कर लो जो मैडम सॉल्व करा रही हैं, और उसके एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से सुन लो। उनके एक्सप्लेनेशन में ना आपको रूल्स मिल जाएंगे, मैडम सारे रूल्स कवर करा देती हैं। वो रूल्स आप बार बार प्रैक्टिस करो तो वहाँ से आपका एक्यूरेसी इंप्रूव होने लगेगा। ठीक है, तो मैंने बस मैडम का यूट्यूब वीडियो और मॉक्स लगाए थे। ठीक है, टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड, ये 2 वेबसाइट्स हैं जो काफ़ी फेमस है, जहाँ पे जाके आप SSC के मॉक्स लगाते हो। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में ना मॉक्स लगाओ और इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन पढ़ो मॉक के, और वही एक्सप्लेनेशन पढ़ के वही अपना आप कंटेंट, बेस कंटेंट रखो और वहीं से आप अपना बिल्ड करो। ठीक है, आपको अलग से नोट्स बनाने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगेन लुक फॉर पैटर्न, मैंने आपको फिर बताया है। तो देखिए जो सिलेबस में मेंशन है ना, सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंग्लिश में कुछ मेंशन नहीं है। उन्होंने लिख रखा है कि कैंडिडेट की एबिलिटी अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग एबिलिटी, बस ये 3 चीज़ें टेस्ट करेंगे। तो बेसिक इंग्लिश के लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। और देखिए साथ में ना नोटिफिकेशन लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन में देखिए लिखा हुआ है कि जो पार्ट A, B और D है, पार्ट A, B और D मतलब आपका इंग्लिश, GK और रीजनिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपकी ग्रेजुएशन लेवल की आएंगी। लेकिन जो पार्ट C है, यानी कि जो मैथ्स है आपका, मैथ्स आपका सिर्फ क्लास 10th लेवल का आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स को लेके ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेंशन लेनी है तो आप इंग्लिश और रीजनिंग में टेंशन लो, क्योंकि यहाँ से आपको 80 मार्क्स लाने हैं। अगर इंग्लिश और रीजनिंग से आपके 80 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तब आपको इंग्लिश और रीजनिंग को लेके टेंशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको हर हाल में मिनिमम 80 लेके आना है, मैक्सिमम तो फिर आप अगर फुल ले आओगे तो वो आपके लिए और भी अच्छी बात है। अब हम लोग रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए रीजनिंग में ना कोई बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, रीजनिंग स्कूल में भी ओलंपियाड वगैरह होते रहते थे, कंपटीशन होते रहते थे, तो रीजनिंग कभी स्कूल में भी ना ऐसे सिखाई नहीं जाती है अलग से। और रीजनिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप एक मैराथन वीडियो पकड़ो, उस मैराथन वीडियो के हिसाब से आप जितने भी सिलेबस में पॉइंट लिखा है, आप बस करने का तरीका जान लो कि यार इनको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है पैटर्न, ठीक है, पैटर्न एनालॉजी, ठीक, तो यहाँ पे आप एक बार बस देख लो कि भाई सॉल्व कैसे करना है, तरीका जान लो। फिर आपका आ जाता है नंबर सीरीज़, तो नंबर सीरीज़ में अगेन देख लो कि भाई सॉल्व कैसे करना है, टीचर सॉल्व कैसे कर रहा है। उसके बाद आपको एक बार जब तरीका पता चल गया है, तो फिर आपको यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप मॉक से प्रैक्टिस करिए, आप कहीं और से प्रैक्टिस करिए, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, दिमाग अप्लाई करना है अपना खुद का। तो देखिए यहाँ पे भी सिलेबस के इंपॉर्टेंट मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्या क्या रीजनिंग में इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका सिलॉजिज्म। ठीक है, फिर आपका देखिए सिमेंटिक, नंबर एनालॉजी, फिगर, ठीक है, ये सब। फिर आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है
वो आपका हो जाता है वेन डायग्राम, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका हो जाता है एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए अभी जो एडिक्विटी ने पूछना शुरू किया है, तो एडिक्विटी ने बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा है रीज़न असर्शन पे। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन, ये सब आपको ध्यान में रखना है। रीज़न असर्शन, कॉज एंड एक्शन, ठीक है। तो जितना भी ये वाला पार्ट है, ये सब आप मैराथन वीडियो देखो। मैंने अपने टाइम पे अगेन E1 कोचिंग सेंटर, ठीक है, इनकी एक 12 आवर्स की मैराथन वीडियो थी रीजनिंग के ऊपर। तो ये 12 आवर्स की वीडियो मैंने 3 डेज में देखी थी। तो मेरे को ना हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई थी। तो आपको भी यही करना है कि आप सिलेबस के टॉपिक उठाओ और टॉपिक के हिसाब से यूट्यूब पे सर्च मारते जाओ। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर मैराथन वीडियो बनाओ, देखो मैराथन वीडियो में नोट कर लो कि आपके कितने टॉपिक हो गए हैं, और फिर जो टॉपिक बच रहे हैं वो आप अलग से कर लो। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे भी ना सारे टीचर सारे टॉपिक मैराथन वीडियो में कवर नहीं करते हैं। मैंने E1 की मैराथन वीडियो करी थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे एक्स्ट्रा टॉपिक रीज़न असर्शन वाले करने पड़ गए थे। तो आप सिलेबस पे स्टिक करोगे, फोकस्ड तैयारी होगी, तो आपका बेटर आउटपुट आएगा। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए 2 प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड। इन्हीं पे मैंने तो हमेशा टेक्स्ट बुक ही यूज़ किया, ऑलिव बोर्ड आज तक यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ऑलिव बोर्ड यूज़ करते हैं। तो देखिए ये 2 प्लेटफॉर्म है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हो तो ये लोग अपने लाइव मॉक टेस्ट कराते हैं हर संडे को, ठीक है, संडे सैटरडे वीकेंड में कराते हैं, ठीक। तो आप लाइव मॉक दो, उसका सोल्यूशन देखते रहो। और अगर आप अभी बिगिनर हो, ठीक है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है और आपका अभी तक टीयर 1 क्लियर नहीं हुआ है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपको टाइम अभी नहीं देखना है। टाइम मत देखो, आप बस क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करो। हो सकता हो आप मैथ्स में 22 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है, लेकिन आपको टाइम लग जाए 1 आवर, ठीक है। आप इंग्लिश में 23 सॉल्व कर पाओ, लेकिन आपको टाइम लग जाए यहाँ पे 30 मिनट्स, ठीक है। सिमिलरली आप रीजनिंग में 24 सॉल्व कर पाओ, आपको यहाँ पे फिर से टाइम लग जाए 30 मिनट्स, ठीक। जीके में हो सकता हो कि आप सिर्फ 20 सवाल सॉल्व कर पाओ, ठीक है, यहाँ पे भी आपको मान लो लग जा रहा है 20 मिनट, ठीक। तो अभी आप टाइम की चिंता मत करो, अभी आप ये देखो कि आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है। मैथ्स में 22 आप सही कर ले रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट 22 टाइप के क्वेश्चन में 22 टॉपिक्स पे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। इंग्लिश में 23, रीजनिंग में 24, जीके में 20, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। आपको अभी ट्राई करना है कि आपका हर सब्जेक्ट में ये जो वैल्यू है कि आप कितने क्वेश्चन बना ले रहे हो, तो ये मैथ्स में 22 रहनी चाहिए, 22 प्लस। इंग्लिश में ये रहनी चाहिए 23 प्लस, रीजनिंग में भी 23 प्लस, और जीके में आपकी रह सकती है ये 17 प्लस, ठीक है। तो अगर आपकी ये वैल्यूज़ हैं तो आप टाइम पे फोकस दे सकते हो। जब तक आपकी ये वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, ठीक है, आप इतना मिनिमम सही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए और फिर टाइम रिडक्शन पे आना चाहिए। तो देखिए मान लेते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट सब अच्छे थे, अब टाइम कैसे रिड्यूस करना है। तो देखिए टाइम रिड्यूस करने के लिए ना मॉक को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आइडियली जो सीक्वेंस मैं फॉलो करता था, तो मैं जीके करता हूँ, जीके के बाद इंग्लिश करता हूँ, इंग्लिश के बाद रीजनिंग करता हूँ, रीजनिंग के बाद मैथ्स करता हूँ लास्ट में। मैथ्स लास्ट में इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत एवरेज है, तो मुझे पता है कि मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा मैं एज नहीं ले पाऊँगा, मुझे बस मैथ्स में सर्वाइव करना है। तो देखिए मेरे मैथ्स में मेरे पास 25 मिनट रहते हैं, ठीक है। रीजनिंग में मेरे पास 20 मिनट रहते हैं, इंग्लिश में कर लेता हूँ 10 मिनट में, और जीके करता हूँ 5 मिनट में। जीके 5 मिनट में इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि देखिए मैंने यूपीएससी वगैरह दे रखा है, तो मेरा बैकग्राउंड है, तो मुझे चीज़ें पता हैं, तो मैं देख के मेरे को आंसर पता चल जाता है कि ये आंसर होगा। नहीं पता होता है तो फिर मैं उस क्वेश्चन को जो मुझे बेस्ट लगता है मैं टिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। कहीं पे भी देखिए मैं सेकंड राउंड नहीं लेता हूँ, ये मेरा 1 राउंड में ही होता है। ये मेरा ऑर्डर 2021 से यही ऑर्डर है,
ठीक है, और मैंने इसी ऑर्डर में 4 बार एग्ज़ाम क्लियर किया है टियर 1 का। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप चाहें तो ये ऑर्डर फॉलो करें, चाहें अपना कोई और ऑर्डर फॉलो करें। बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको मैथ्स फर्स्ट पे अटेम्प्ट नहीं करनी है। फर्स्ट पे कभी मैथ्स अटेम्प्ट मत करिएगा अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मैथ्स को ना मिनिमम 25 मिनट्स हर हाल में देना है। काफ़ी लोग रीजनिंग में ना टाइम अपना ओवर शूट कर देते हैं, रीजनिंग में 30 मिनट्स दे देते हैं, तो मैथ्स में उनके पास 10-15 मिनट से ज़्यादा रहते नहीं है। तो आपको ट्राई करना है कि मैथ्स में आपके पास मिनिमम 25 मिनट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, लेकिन ये तभी करनी है जब आपका, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका मैथ्स में 22 क्वेश्चन बन जा रहा है, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी 22, 23, ठीक है, रीजनिंग में भी 22, 23 बन जा रहा है, और जीके में आपका 17 क्वेश्चन बन जा रहा है। जब ये बनने लगेगा तब आपको टाइम रिडक्शन पे फोकस करना है। देखिए अभी टाइम है 20-25 में, तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अब टाइम रिडक्शन का देखिए हमने बात कर लिया है कि आप क्या करो ना, आप सिलेबस से टॉपिक नोट करते जाओ। जैसे हर मॉक में ऊपर टाइम लिखा होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, आप बस टॉपिक नोट कर लो। मान लीजिए मुझे परसेंटेज में लगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लगा, ठीक है, फिर मान लीजिए रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में लगा, ठीक है, मुझे इन 3 टॉपिक में मान लीजिए 2 मिनट से ज़्यादा लगा। अब मैं क्या करूँगा कि मैं टेक्स्ट बुक पे जाऊँगा और इन्हीं टॉपिक के मॉक्स दूंगा। मान लीजिए मैंने एक दिन में परसेंटेज के 3 मॉक दे दिए, प्रॉफिट एंड लॉस के भी 3 दे दिए, ब्लड रिलेशन के भी 3 दे दिए। 3 मॉक्स देने के बाद मैं वापस जाऊंगा, एक वापस से फुल मॉक पे जाऊंगा और फिर देखूंगा कि क्या मेरा फिर से इन 3 टॉपिक्स पे 2 मिनट लग रहा है या 2 मिनट से कम हुआ। मान लीजिए कि मेरा सेकेंड टाइम पे भी 2 मिनट ही लग रहा है इन तीनों टॉपिक्स पे, तो वहां से मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये 3 टॉपिक एग्जाम हॉल में देखते ही ना मेरे को स्किप करने हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम जाता है। तो ये आपको टॉपिक ध्यान में रखने होंगे और जैसे ही इनका क्वेश्चन दिखेगा आपको स्किप कर देना है, क्योंकि आपका टाइम जाएगा। इस पर आप बाद में आके देखो, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू करके, तो आप मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर दो। इस तरीके से आप अपना टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना टॉपिक मैपिंग ये सब कर लेना, ये सब तब करना जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए और आपको टाइम रिड्यूस करना है। और देखिए टाइम रिड्यूस करने का एक और सबसे एवरग्रीन तरीका क्या है कि आप कैलकुलेशन मेंटली करिए। कैलकुलेशन मेंटली का क्या मतलब है कि देखिए कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, ठीक है, इस कंप्यूटर के स्क्रीन से यहाँ पे आपकी डेस्क होती है, यहाँ पे आपका पेपर पेन होता है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फिर आप नीचे देख रहे हो, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करके फिर स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इसमें ना जब ये आप 100 क्वेश्चन में ऐसा काम करोगे या 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन में ऐसा काम करोगे, तो ये आपका 5 से 6 मिनट जो है ये आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है, 4-5 मिनट 6 मिनट ये हो जाएगा। वो टाइम आपका वेस्ट हो जाता है बार बार सिर ऊपर नीचे करने में। इससे अच्छा क्या है कि आप स्क्रीन की तरफ देखते रहिए, ठीक है। अगर कोई बेसिक कैलकुलेशन है, मान लीजिए 7 × 28 है, तो इसको आप मेंटली दिमाग में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कोई और कैलकुलेशन है, मान लीजिए 343 × 256 है, तो यहाँ पे भी आप देखिए अगर यूनिट डिजिट लगाएंगे, यूनिट डिजिट का तरीका होता है, तो भी आप ट्राई करिए कि आप मिनिमम अपना सिर झुकाएं बार बार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप मेंटली कैलकुलेशन करने का ट्राई करें। मैथ्स में क्या है कि देखिए 3 शॉर्टकट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक है डिजिटल सम, ठीक है, एक है आपका यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट, और तीसरा है आपका आई थिंक अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको, ये मुझे इंस्पेक्टर मोहित गोयल जिनका मैंने चैनल बताया है, तो उन्हीं के चैनल पे मुझे ये 3 मेथड्स के बारे में पता चला था, जिससे आप मैथ्स में थोड़ा अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है, आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप देख लेना टाइम निकाल के, आपकी इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कोई भी डाउट होता है
तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।